चलिए आज लेस्ली नॉरिस की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दमदार कविता अ टाइगर इन द जू को समझते हैं। ये कविता एक शानदार बाघ की दो बिल्कुल अलग-अलग जिंदगियों को हमारे सामने रखती है। एक वो जिंदगी जो वो पिंजरे में जी रहा है और दूसरी वो जो उसे असल में जंगल में जीनी चाहिए थी। तो आइए देखते हैं कि कवि इन दोनों दुनियाओं के बीच का फर्क कैसे दिखाते हैं। कविता की पहली ही लाइनें देखिए कितनी पावरफुल हैं। एक शानदार जानवर जिसकी पहचान उसकी चमकीली धारियों से है, वो अकड़ कर तो चल रहा है, लेकिन कहाँ? बस अपने पिंजरे के कुछ कदमों तक। यहीं पर हमें पहली बार कैद की उस कठोर हकीकत का एहसास होता है। तो सबसे पहले चिड़ियाघर के अंदर बाघ की दुनिया को देखते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो आप कह सकते हैं कि सीमाओं और दबी हुई भावनाओं से भरी हुई है, और कवि ने इसे बहुत ही अच्छे से दिखाया है। यहाँ पर शब्दों का खेल देखिए। एक तरफ उसके पंजे मखमल जैसे शांत है, लेकिन उसी शांति के पीछे छिपा है उसका शांत रोष। मतलब बाहर से वो भले ही शांत दिख रहा हो, पर अंदर से वो अपनी कैद को लेकर गुस्से और बेबसी से भरा हुआ है। उसकी सारी की सारी ताकत अब बस सलाखों के पीछे कैद है। जरा सोचकर देखिए, एक जानवर जो जंगल में मीलों तक दौड़ने और शिकार करने के लिए बना है, उसकी पूरी जिंदगी बस पिंजरे में यहाँ से वहाँ टहलने तक सिमट गई है। उसकी जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो अब एक बेमतलब दोहराई जाने वाली आदत बन चुकी है। और यहीं पर पोयम में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कवि हमें चिड़ियाघर की उस उदास हकीकत से निकालकर सीधा उस बाघ के असली घर यानी जंगल में ले जाता है। ये है वो बाघ जैसा उसे असल में होना चाहिए था, परछाई में दुबका हुआ, लंबी लंबी घास के बीच से सरकता हुआ, अपने शिकार की तलाश में एक खतरनाक शिकारी। जंगल में वो बाघ सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि अपने आप में एक फोर्स ऑफ नेचर है। जब वो अपने सफेद नुकीले दांत और पंजे दिखाता है तो पास के गांव में दहशत फैला देता है। ये उसकी जंगली ताकत और आजादी का प्रतीक है। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि उसे ऐसा होना चाहिए था, ये असल में उस दुख को दिखाता है कि उसने क्या खो दिया है। ये आज़ादी और शिकार की वो जिंदगी जो उसे मिलनी चाहिए थी, उसकी आज की कैद को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। तो इस पूरी कविता का जो दिल है वो इसी कॉन्ट्रास्ट में है, पिंजरे और जंगल के बीच के फर्क में। चलिए इन दोनों दुनियाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। अब इस तुलना को देखिए, ये सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है पिंजरे में मजबूरी में टहलना और दूसरी तरफ है परछाई में शिकार के लिए दुबकना। एक तरफ है आने जाने वालों को नजरअंदाज करना, तो दूसरी तरफ है पूरे गांव में दहशत फैलाना। ये फर्क जमीन आसमान का है। जंगल का वो सपना दिखाने के बाद कविता हमें फिर से चिड़ियाघर की उदास हकीकत में वापस ले आती है, और इसका अंत बहुत ही मार्मिक है, दिल को छू लेने वाला। अब उसे जंगल की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। रात में जो आखिरी आवाज उसके कानों में पड़ती है, वो है गश्त लगाती कारों की। ये आवाजें उसे लगातार याद दिलाती हैं कि वो कैद में है, इंसानों के कंट्रोल में। और फिर आता है कविता का आखिरी सीन। वो बाघ अपनी चमकीली आंखों से आसमान के चमकीले तारों को घूरता है। शायद यही उस आज़ाद दुनिया से उसका आखिरी कनेक्शन बचा है, जो अब सिर्फ नज़रों तक ही सीमित है। और ध्यान दीजिए, चमकीले शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये बाघ की आंखों की चमक को, उसकी अंदरूनी आग को आसमान की उस विशाल, कभी न हासिल होने वाली आज़ादी से जोड़ता है। ये एक खामोश, गहरी तड़प का पल है उस दुनिया के लिए जो उससे छीन ली गई है। कविता इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक जंगली आत्मा को कैद कर लिया जाता है, तो क्या उसकी आज़ादी की इच्छा कभी खत्म हो सकती है? ये हमें उस कभी ना हारने वाली भावना के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जो सलाखों के पीछे भी जिंदा रहती है।